नमस्कार आप सभी का। मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं विनायक क्लासेस डी डिवाना के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने कोशिका के बारे में सेल बायोलॉजी का अध्ययन किया। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में लिया था वो था केंद्रक के बारे में। कोशिका का जो एक अंग लिया था हमने केंद्रक। जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं हमसे वो पिछला ही वीडियो देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इस टॉपिक केंद्रक में पढ़ा था। केंद्रक के अंदर हमने पढ़ा था क्रोमेटिन जालक होता है। क्रोमेटिन जालक के अंदर जो धागे होते हैं वो धागेनुमा संरचनाओं को हम कहते हैं क्रोमोसोम। पिछले वीडियो में यहां तक हमने पढ़ा था, यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। वही ये निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका के केंद्रक में। सीधी सी बात है, पिछला वीडियो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। तो खोज सर्वप्रथम खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, और नाम जो दिया, इनको क्रोमोसोम नाम दिया वो वाल्डेन ने। ठीक है, नाम दिया वाल्डेन ने और खोज की स्ट्रॉसबर्गर ने। साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको बोर्ड? आगे बात करते हैं कि गुणसूत्रों की गुणसूत्रों का अध्ययन। देखो, एक अवस्था आती है कोशिका विभाजन। ठीक है ना, यानी कोशिका का विभाजन होता है तो फलस्वरूप गुणसूत्र भी क्या है कि अलग होते हैं। फिर जीन है, उसमें आगे अपन पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, तो गुणसूत्रों का जो अध्ययन किया जाता है वह है कोशिका विभाजन की, यानी सेल डिवीजन की। कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। नोट कीजिएगा। ठीक है ना, कि कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में इसका अध्ययन किया जाता है। और गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन, आकृति का अध्ययन जो किया जाता है वह है कोशिका विभाजन की एनाफेज। ठीक है ना, एनाफेज अवस्था में किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो ये सब जो बता रहा हूं ये है आपके संबंधित प्रश्न हैं, सीधे प्रश्न जो हैं वो, यानी जो एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं वो सीधे प्रश्न हैं ये। ठीक है ना, अधिकतर बार पूछे गए एसएससी है, यूपीएससी है, इनके अंदर बहुत बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। और गुणसूत्रों की बाह्य आकार की बाहरी आकार की अर्थात बाहरी आकार की को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है, बाह्य आकार की का अध्ययन, ठीक है, वो कहलाता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप गुणसूत्रों की बाह्य आकारिकी का अध्ययन या बाहरी आकार यानी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन जो है वो कहलाता है कैरियोटाइप। और गुणसूत्रों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना इडियोग्राम कहलाता है। बोर्ड पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जो लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो नोट करते चलिएगा कि गुणसूत्र बोर्ड पे देखिए। बोर्ड लिखा आपको दिख रहा है पूरा बोर्ड कि खोज स्ट्रॉसबर्गर द्वारा की गई, नाम वाल्डेर द्वारा दिया गया। ठीक है, और गुणसूत्रों का अध्ययन कोशिका की मेटाफेज अवस्था में, और गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन एनाफेज अवस्था में, और गुणसूत्रों की बाह्य आकार की यानी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन कैरियोटाइप कहलाता है, और गुणसूत्रों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना इडियोग्राम कहलाता है। ठीक है ना, गुणसूत्र के बारे में बात करें तो इसकी संरचना यदि हम बात करें
दोस्तों एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत ही, ठीक है, ताकि आपके समझ में भी आता रहे और आप नोट भी करते रहो। यदि इसकी रचना की बात करेंगे तो 60% जो भाग होता है क्रोमोसोम का वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, देखो हिस्टोन प्रोटीन वैसे मूलतः यदि डेप्थ के अंदर जाएंगे अपन तो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार, इसमें 4 कोर प्रोटीन होती है, एक, ठीक है, नॉन कोर प्रोटीन होती है। ये 5 प्रकार की होती है वैसे मुख्यतः हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, और इसका मुख्य काम क्या है, क्रोमोसोम बनाने का ही कार्य है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन 35% जो भाग है इसका वो डीएनए से बना होता है। ये शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे टॉपिक के रूप में। और 5% हिस्सा जो है वह आरएनए का, इसको भी पढ़ेंगे अपन, आगे लेंगे तब, ठीक है ना। ये गुणसूत्र की साधारण संरचना जो है कि 60% हिस्सा हिस्टोन प्रोटीन है, 35% डीएनए से और 5% आरएनए से मिलकर बना होता है। एक क्रोमोसोम के बारे में एक एसएससी का प्रश्न जो ध्यान में आता है, अभी आ रहा है, वो ये है कि इनको एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग, एसएससी के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग, ठीक है। इन फ्लेमिंग ने इन्हें क्या कहा, क्रोमेटिन नाम, नोट कर लीजिएगा। एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि क्रोमेटिन नाम, ठीक है, गुणसूत्र को क्रोमेटिन नाम, तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इन्हें क्रोमेटिन कहा था। फिर ये गुणसूत्र की साधारण सी एक संरचना, संगठन जो है, संगठन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, नोट करते जाइएगा। आगे हम बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना में। ये नोट कर लिया हो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं सारी संरचना को, जिससे क्या है कि आपके भी जल्दी समझ में आएगा और लिखने का झंझट भी नहीं रहेगा आपके। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए आपको बोर्ड पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। गुणसूत्र की संरचना समझते हैं, एक साधारण सी संरचना है। देखो एक कोशिका अंग में एक टॉपिक पढ़ा था, पिछला वीडियो आप अवश्य देखें, क्योंकि बेसिक क्लियर, इसीलिए कोशिका जो शुरू की थी ना उसमें अपन सजीव की उत्पत्ति से शुरू की हुई है कि आपका बेसिक क्लियर होता जाए, ठीक है ना। तो बेसिक क्लियर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक शब्द आएगा सेंट्रोमियर, तारक काय। सेंट्रोमियर जो कोशिका अंग हमने पढ़ा था उसमें हमने एक उसके बारे में एक बात लिखी थी कि स्पर्म शुक्राणु का निर्माण, ठीक है ना। ये बात हमने उसलिए कि शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना के पाया जाता है तारक काय। तो यहाँ पर भी सेंट्रोमियर इसके अंदर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोशिका के केंद्रक में स्थित होते हैं गुणसूत्र। ये पढ़ के आए थे अपन। तो पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा वो देखें, और जो नहीं देख रहे हो पिछला वीडियो देख लिया, जिसने देखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन आगे चलते हैं। एक साधारण सी संरचना बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो इसका सबसे बाहरी आवरण है ये एक झिल्ली द्वारा बना होता है, तो इसे कहते हैं पेलिकल झिल्ली, ठीक है। गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण, अंदर जो पदार्थ भरा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तरल पदार्थ जो भरा हुआ रहता है वो मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर स्थित होता है, या तारक काय कह दो, एक ही बात है। और ये जो स्थिति है, ये जो बीच की स्थिति है पूरी, ये स्थिति ये कहलाती है प्राथमिक संकुचन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्राथमिक संकुचन हमेशा अनिवार्य होता है। ये अनिवार्य संकोचन है। क्यों? क्योंकि यदि अनिवार्य संकोचन नहीं हो तो गुणसूत्र अपनी मूल अवस्था में आएगा नहीं, इसलिए संकोचन होना अनिवार्य है। यहाँ पर अभी क्लियर कर देता हूँ क्यों। यदि जो क्रोमेटिन जो धागे होते हैं यदि अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, यानी पुत्री कोशिका में सिंगल अवस्था में रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रोमिनिमेटा, ठीक है ना। ये स्वतंत्र अवस्था में जब धागे रहते हैं ना तब इन्हें कह देते हैं क्रोमिनिमेटा। और जब यही प्राथमिक संकुचन के बाद में जब दो से मिलकर एक हो जाते हैं, दो से मिलकर एक यानी उनका संकुचन हो जाए, तो संकुचन के बाद में जब स्थिति आती है तब इन्हें कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, यानी अर्ध गुणसूत्र। हिंदी में यदि बात करें अर्ध गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक द्वितीयक संकुचन भी होता है जो कि वैसे अनिवार्य नहीं है। द्वितीयक संकुचन
ये अनिवार्य नहीं होता है वैसे, लेकिन ये अनिवार्य होता है प्राथमिक संकुचन। अब ये तो डीएनए इसकी सॉरी गुणसूत्र से संबंधित यदि बात करें अब संरचना की, तो अब यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम से आप सब कुछ समझ सकते हो कि गुणसूत्र का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, पेलिकल। बीच में भरा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। यदि अपनी मूल अवस्था के अंदर है तो प्रोमिनीमेटा है। संकुचन हो जाए तब क्या कहलाएगा, क्रोमेटिड कहलाएगा। सेंट्रोमियर मध्य भाग में संकुचन के समय सेंट्रोमियर है, यही टूटते हैं, क्रोमेटिड क्रोमिनीमेटा। ठीक है, और प्राथमिक संकुचन जो होता है वो अनिवार्य होता है। ये एक साधारण सीख, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं अपन कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपके सामने है। डिटेल स्टडी के लिए तो बहुत सी गाइडें बाजार के अंदर है, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होना चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल ऐसा मिले कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर उसको तैयारी करें, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि नंबर गेन करना है आपको। तो नंबर गेन कैसे हो, इसलिए जो अभी जो इससे पहले की चीज़ बताई, स्ट्रासबर्गर ने खोज करी, वाल्डेर ने नाम दिया, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया, क्योंकि पीछे की एसएससी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न याद आ गया था। उसके बाद में गुणसूत्र का अध्ययन जो है, कोशिका उसका विभाजन किस अवस्था में किया जाता है। ठीक है, कोशिका की आकारिकी का अध्ययन, ठीक है, बाह्य आकारिकी का अध्ययन, आकृति का अध्ययन। तो ये सारे प्रश्न जो सीधे थे वो आपने नोट किए। डायग्राम उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट को ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये गुणसूत्र के बारे में साधारण सी संरचना है। इससे जुड़े हुए कुछ हम तथ्य भी पढ़ेंगे, जैसा कि देखिए आगे कि एक पहला तथ्य जो इसका ये है कि गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक जाति में समान होती है। शब्द को ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जाति में समान होती है। ठीक है, दूसरी बात कि कायिक कोशिका जो भी होती है, देखो कायिक कोशिका का मतलब काया का निर्माण जो करती है। ठीक है, ऋतिक रोशन की मूवी आई थी उसमें भी काया थी, एक बनाई थी ना काया, काल काल ने काया बनाई थी। ठीक है, तो कायिक कोशिका यानी जो काया का निर्माण करती है वो कायिक हो गई। तो कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र के हमेशा दो सेट होते हैं जिन्हें द्विगुणित कोशिका कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुणित कोशिकाएं कहते हैं, दो सेट उपस्थित होने के कारण। और उदाहरण यदि आप देखना चाहो तो शरीर की जो अधिकांश कोशिकाएं, जो मुख्यतः जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, कायिक कोशिकाएं ही होती है। और तीसरी बात ध्यान रखना, एक सादा सा प्रश्न है कि जो जनन कोशिकाएं हैं, जनन सेल जो है, जननी कोशिकाएं हैं, उनमें गुणसूत्र का एक सेट ही उपस्थित होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अगुणित कोशिकाएं कहते हैं। इसके उदाहरण आपको ध्यान में होने चाहिए कि जैसे शुक्राणु है और अंडाणु है। ठीक है ना, ये अगुणित कोशिका है। ठीक है ना, तो ये देखिए कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। कायिक कोशिका जो होती है उसमें दो सेट होते हैं गुणसूत्रों के, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, द्विगुणित कोशिका कहते हैं। और जनन कोशिकाओं में एक सेट होता है, इसलिए उन्हें अगुणित कोशिकाएं कहते हैं, जैसे शुक्राणु है, अंडाणु है। ठीक है, ये क्रोमोसोम से जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक बातें नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। यहाँ पर एक बात और कि जो अगुणित जो कोश ये जो सेट होता है, अगुणित कोशिका, ये एक सेट होता है, इस सिंगल सेट को नाम दिया जाता है जीनोम। ठीक है, एक और बात आप एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए, ये जो अगुणित जो कोशिकाएं जो होती है जन्म सेल में, इन्हें कहा जाता है जीनोम। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुणसूत्रों के प्रकार की। गुणसूत्रों के प्रकार साथ साथ में नोट कर रहे होंगे उम्मीद है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। गुणसूत्रों के प्रकार देखो मुख्यतः चार प्रकार के। ठीक है, एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक और
पॉलीसेंट्रिक, ठीक है ना। हिंदी में यदि इनके नाम को लिखना चाहे तो अकेंद्रीय, एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय और बहुकेंद्रीय, ठीक है ना। ये देखो सेंट्रोमियर, अभी आपने अभी टॉपिक पढ़ा था सेंट्रोमियर के बारे में बात आई थी। तो सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर ही इनके ये 4 प्रकार किए जाते हैं गुणसूत्र के, ठीक है ना। जैसे एसेंट्रिक है तो इसके अंदर सेंट्रोमियर, हिंदी में लिख देता हूं साथ में, सेंट्रोमियर जो है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। और जो मोनोसेंट्रिक है यानी एक नाम आ गया, इसका मतलब सेंट्रोमियर की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। डाइसेंट्रिक में कितनी हो जाएगी, 2, और पॉलीसेंट्रिक में क्या हो जाएगी, 2 से ज़्यादा, ये 2 या 2 से अधिक, ठीक है। ये हो गए 4 प्रकार, कौन कौन से, अकेंद्रीय, एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय और बहुकेंद्रीय, यानी एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाइए, या स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 4 प्रकार और पढ़ेंगे इसी के, ठीक है ना। वो बस किस आधार पर है कि जो सेंट्रोमियर स्थित होता है इसके अंदर, जब उसके अंदर अभी अपन ने पढ़ा था कि प्राथमिक संकोचन के दौरान स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में परिवर्तन के आधार पर जब सेंट्रोमियर की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसके आधार पर, यानी सेंट्रोमियर में संकोचन के आधार पर, ठीक है। फिर से ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के, ठीक है ना। सेंट्रोमियर में संकोचन के आधार पर कौन कौन से, टिलोसेंट्रिक, इस बार हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ये 4 प्रकार और हैं, टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, ठीक है। हिंदी में इनके हिंदी नाम भी साथ में लिख लेते हैं। जैसे टिलोसेंट्रिक है अंतःकेंद्री, अग्रकेंद्री, ठीक है, उपमध्यकेंद्री और मध्यकेंद्री। यदि कोई हिंदी नाम साथ में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। सेंट्रोमियर संकोचन के आधार पर है, तो टिलोसेंट्रिक जो होता है इसकी होती है आई शेप, ठीक है। ये जो होता है ये होता है जे शेप, जे, ठीक है। ये होता है एल शेप और ये होती है वी शेप, आई जे एल वी शेप। कैसे डायग्राम थोड़ा थोड़ा देखते हैं अपन कि आई शेप होती है इस प्रकार, ठीक है। जे शेप होती है, ठीक है, दिखने में जे शेप जैसा दिखेगा ही। एल शेप, ठीक है ना, और वी शेप, यानी इसके अंदर जो होगी सेंट्रोमियर की एक ही भुजा होगी, ठीक है। यहाँ पर 2 भुजा होगी, इसमें भी 2 भुजा होगी और इसमें भी 2 भुजा, ठीक है ना। ये आप नोट कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। केवल संकोचन में आकृति जो है किस प्रकार बदल रही है उसी के आधार पर हम, जैसे एक पहले सबसे पहले आई शेप बनेगा, फिर जे शेप है, फिर एल है और फिर वी, और वी शेप होने के बाद में 2 भुजा होगी, बीच में से टूट जाएगा। ध्यान रखना, एक यहाँ पर प्रश्न जो बता रहा हूँ कि मेटासेंट्रिक
से मेटासेंट्रिक जो गुणसूत्र है उसको बीच में से काटने पर टेलोसेंट्रिक अवस्था प्राप्त होती है। काट लीजिए, 2 आई शेप हो जाएगी, यानी 2 टेलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक को बीच में से काटने पर 2 टेलोसेंट्रिक जो गुणसूत्र अवस्था प्राप्त होती है। और इस परिघटना को जो नाम दिया गया है, ठीक है, इस परिघटना को ही नाम दिया गया है रॉबर्ट साबियान परिघटना। पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा कि मेटासेंट्रिक अवस्था में जब गुणसूत्र को बीच में से काटते हैं तो सीधी कौन सी अवस्था प्राप्त हो रही है? टेलोसेंट्रिक, ठीक है, ये 2 गुणसूत्र बन जाते हैं। तो टेलोसेंट्रिक अवस्था, इस प्रकार ये जो घटना क्या कहलाती है? रॉबर्ट साबियान परिघटना कहलाती है। देखिए हमने पढ़ लिए हैं अभी गुणसूत्र के प्रकार जो पढ़े हमने, ठीक है ना, 4 प्रकार तो वैसे पढ़ लिए थे, ठीक है, एक्रो, मोनो, डाई और पोली। और उसके बाद में जो हमने जो पढ़े हैं वो आपके सामने बोर्ड पर हैं, साथ साथ में उतारते चलिए, लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए। और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने। अब देखो आगे चलते हैं कि गुणसूत्रों पर छोटी छोटी मोती के समान संरचना, गुणसूत्र पर मोती के समान संरचना स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? जीन, ठीक है। और जीन नाम सबसे पहले दिया था जोहानसन ने, नोट करते चलिएगा साथ में, सबसे पहले जीन जो नाम दिया जोहानसन ने। अब जीन की यदि परिभाषा की बात करें तो डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड, ठीक है, डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कोड निहित होता है, जीन कहलाता है। जिसमें आनुवांशिक कोड निहित होता है, जीन कहलाता है। डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखिएगा मिक्स नहीं हो, इसके लिए आप साथ साथ में लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, समझते हुए चलिए। क्योंकि आनुवांशिक कोड की जब शब्द आ गया है तो आनुवांशिक कोड के बारे में सबसे पहले जो बताया, सर्वप्रथम वो बताया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, सर्वप्रथम बताया। क्या होते हैं आनुवांशिक कोड? कि आनुवांशिक कोड होते हैं एक त्रिक संरचना, यानी ट्रिपलेट, त्रिक संरचना होती है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, ठीक है ना। इसीलिए आनुवांशिक कोड जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना अपन कि एक अपने आगे आएगा, कि अपन आगे इस पर चर्चा भी करेंगे विस्तार से, कि डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होना, ये पूरी क्रिया डीएनए ट्रांसलेशन कहलाती है। तो ये जो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन, ठीक है ना, जिनके बारे में बात करेंगे, तो ये जो विशेष प्रकार के प्रोटीन है इसके लिए आनुवांशिक कोड लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आनुवांशिक कोड ये काम करते हैं। आनुवांशिक कोड के बारे में सर्वप्रथम बताया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ये त्रिक होते हैं, त्रिक संरचना, ये क्या करते हैं? वैसे तो मुख्य रूप से थोड़ा सा और यदि आपके कोई समझ में नहीं आया तो ये क्या करते हैं कि अमीनो अम्ल जो होते हैं, ठीक है ना, ये अमीनो अम्ल से किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और फिर वही प्रोटीन क्या होता है? संश्लेषित होता है। ये अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन बनाने के बाद में वही अमीनो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन संश्लेषण के काम आती है, ठीक है ना। साथ साथ में
लिखते जाइएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। और जीन की यदि आगे बात करें अपन, जीन, तो ये तो हो गया जीन की परिभाषा के डीएनए का वह छोटा से छोटा कण जो आनुवांशिक कोड जिसमें निहित होता है, जो हम सब ने सबसे पहले बताया, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गुणसूत्र पर, ये क्या करते हैं कि आनुवांशिकी की इकाई होती है, आनुवांशिकी की इकाई होती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि यह आनुवांशिक गुणों के नियंत्रक, निर्धारक और वाहक होते हैं। ये आनुवांशिक गुणों के नियंत्रक, निर्धारक और वाहक होते हैं, ठीक है ना, जीन। और ऐसे जीन ये गुणसूत्रों पे लगे हुए रहते हैं। ये देखो पहली परिभाषा है कि गुणसूत्रों पर मोती के समान जो संरचनाएं होती है, मोती जैसी गोल। ऐसे जीन जो गुणसूत्रों से बाहर होते हैं, यानी गुणसूत्र से बाहर कोशिका द्रव्य में या कोशिका अंगों में होते हैं, गुणसूत्र से बाहर स्थित जीन क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा जीन। गुणसूत्र से बाहर स्थित जीन क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा जीन। स्क्रीन पर देखते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो जीन के बारे में एक शब्द आया है कि जीन आनुवांशिकी की इकाई। तो जीन क्या होती है? गुणसूत्र पर मोती के समान संरचना। परिभाषा आपके सामने है। एक आनुवांशिक कोड जो बीच में शब्द है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, ठीक है। जीन के बारे में भी सारी क्लियर की है अभी संरचना हमने। आधुनिक विचारधारा की यदि बात करें अपन, तो आधुनिक विचारधारा में जो जीन है, मैं यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आधुनिक विचारधारा यानी जो वर्तमान में है, हॉलीवुड के अंदर तो कई मूवियाँ भी आ गई है भाई इसके ऊपर। आधुनिक विचारधारा की यदि बात करें तो जीन को क्या है कि सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन, ये तीनों मानते हैं, ठीक है ना, मानते हैं। क्या क्या? आधुनिक विचारधारा सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन, ठीक है ना। सिस्ट्रॉन क्या होती है? कार्यकी की इकाई, जीन को ही मानते हैं। म्यूटॉन हो गया उत्परिवर्तन की इकाई। कोई ऐसा भैया, ऐसा दोस्त जो हॉलीवुड की मूवी देखता होगा, उसको ज़रूर ध्यान होगा म्यूटेशन के बारे में। कई मूवी आ चुकी है म्यूटेशन के ऊपर हॉलीवुड में, ठीक है ना। वुल्वरीन एक मूवी है, देखी हो तो, वुल्वरीन, ठीक है ना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, देखी हुई होगी किसी की, वुल्वरीन। उसमें म्यूटेशन का काफ़ी अच्छा जो उपयोग है, हॉलीवुड मूवी है, अच्छी मूवी है, वुल्वरीन है, ठीक है। उत्परिवर्तन की इकाई, ठीक है ना। म्यूटेशन, म्यूटेशन उत्परिवर्तन की इकाई। और एक जो बच गई यहाँ पर रिकॉन, ये होती है पुनर्संयोजन की इकाई। पुनर्संयोजन की इकाई, ये ध्यान रखना भाई, जीन को आधुनिक विचारधारा के अनुसार 3 इकाइयाँ एक साथ मानते हैं। कौन कौन सी? सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन। यानी सिस्ट्रॉन कार्यकी की इकाई होगी, म्यूटॉन उत्परिवर्तन की इकाई होगी और रिकॉन पुनर्संयोजन की इकाई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। अब आगे अपन चर्चा करते हैं, लिख लिया होगा। एक छोटी सी परिभाषा मैं बोलता हूँ, आपकी सुनी हुई है बहुत बार छोटी क्लासों के अंदर भी, कि आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, जो ले जाते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और आनुवांशिक पदार्थ में ही हम जो है अगला टॉपिक हमारा लेंगे वो कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल। कि उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं?
न्यूक्लिक अम्ल, आनुवांशिक पदार्थों को। तो अगली क्लास में इस क्लास के बारे में आप अपने कमेंट्स, लाइक्स, ठीक है, जो भी हो वो शेयर तीनों कीजिएगा। यदि क्लास अच्छी लगी आपको तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। इस क्लास का अध्ययन कीजिएगा। कोई यदि किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी सुधार करने का मौका मिले, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। हमारा अगला टॉपिक होगा न्यूक्लिक अम्ल। तब तक के लिए आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ नमस्कार।